हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और हम इनको डिटेल में इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि लास्ट में तक हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माला मडिगा कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट। ठीक है, माला मडिगा कम्युनिटी कौन से राज्य से बिलोंग करती है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या तेलंगाना? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। या तो माला बोल लो या मडिगा कम्युनिटी बोल लो। अभी माला मडिगा कम्युनिटी न्यूज़ में थी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी अभी तेलंगाना की विज़िट पर थे। तो उन्होंने वहाँ पर ये बोला है कि हम लोग शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन करेंगे, जैसे कि हम लोग ओबीसी में करते हैं कि ठीक है, जैसे ओबीसी में करते हैं क्रीमी लेयर लोगों को अलग हटा रखा है और बैकवर्ड लोगों को अलग कर रखा है। तो इसी तरीके से हम लोग शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन करेंगे। अब इसी से अगर हम बिलोंगिंग देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 दे रखा है, जो ये पावर प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं किसी भी कास्ट को एज अ एससी इन द स्टेट। मतलब स्टेट में किसी भी कास्ट को एससी बना सकते हैं, वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और जो माला मडिगा कम्युनिटी है, बेसिकली तो ये तेलंगाना में पाई जाती है, लेकिन उसका स्मॉल क्वांटिटी में ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी पाई जाती है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर तेलंगाना नहीं दे रखा, महाराष्ट्र और कर्नाटका दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर ग्रांट द असेंट टू स्टेट बिल। मतलब भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल राज्य बिल को मंजूरी देते हैं? आर्टिकल 200, 111, 213 या 123? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास, हमारे जो गवर्नर्स होते हैं उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो वो बिल को असेंट दे दें, मंजूरी दे दें, या फिर बिल के असेंट को विद होल्ड कर लें। ना तो वो असेंट दें, ना मंजूरी दें, ना हाँ करें या ना करें। तीसरा ऑप्शन होता है इनका कि वो बिल को सेंड कर दें लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए बैक कर दें, रीसेंड कर दें। और चौथा ऑप्शन है कि वो बिल को प्रेसिडेंट के, मतलब कि हमारे राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रख लें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देता है आर्टिकल 200। और आर्टिकल 111 जो सेम काम करते हैं प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के लिए पावर देता है कि संसद, मतलब कि जो पार्लियामेंट से जो भी बिल आएंगे उनको प्रेसिडेंट या तो असेंट देंगे, मंजूरी देंगे, ठीक है, या तो असेंट देंगे या फिर वो उनको विद होल्ड कर लेंगे, ना असेंट देंगे, मंजूरी देंगे, ना हाँ करेंगे ना करेंगे। तीसरी बात, वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज देंगे। तो आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट से रिलेट करता है और ये 200 जो है वह गवर्नर से रिलेट करता है उनके असेंट पावर के लिए। और आर्टिकल 213 भी गवर्नर से रिलेट करता है, लेकिन किस चीज़ से रिलेट करता है? ऑर्डिनेंस, कि गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस घोषित कर सकते हैं। और आर्टिकल 123 ये प्रेसिडेंट चीज़ से रिलेटेड करता है कि जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं तो वो आर्टिकल 123 के अंडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, 200, 111, 213 और 123 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 का कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो कतर, सऊदी अरेबिया, मोरक्को या मेक्सिको? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। और ये सेकंड कंट्री होगी, कौन सी? गल्फ़ कंट्रीज़ में से सेकंड कंट्रीज़ होगी जो कि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। उससे पहले कतर कर चुका है। अब कतर को देखें तो ये 2022 में इसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करा था। अब मोरक्को और पुर्तगाल और स्पेन, ये तीनों के तीनों मिलके 2030 के फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। मैक्सिको, कनाडा
और यूएस, ये तीनों मिलके 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। तो हमने 2022 का देख लिया, अगर पेपर में 2022 का आता है, क्योंकि वो पेपर में पूछ लिया जाता है पुराना, तो वो कतर है। 2026 का आता है तो कनाडा, यूएस और मेक्सिको। 30 का आता है तो मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन। और अगर 34 का आता है तो वो सऊदी अरेबिया इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया एडॉप्ट यूनिवर्सल सिविल कोड? कर्नाटका, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। यूनिवर्सल सिविल कोड, सबसे पहली बात, यूनिवर्सल सिविल कोड जो होता है वो आर्टिकल 44 के अंदर आता है और ये एक डीपीएसपी है, मतलब कि डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब यूनिवर्सल सिविल कोड का हम हिंदी में बोलें तो ये समान नागरिक संहिता है। ठीक है, अब ये हमें ये पूरा का पूरा खुद ही इंडिकेशन दे रहा है कि समान नागरिक संहिता मतलब कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कोड या लॉ। तो ये बात करता है कि हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए एक सिंगल लॉ होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ठीक है, किसी भी कल्चर के हों, किसी भी जेंडर के हों, ठीक है, या कोई भी ट्रेडिशन या कास्ट से वो बिलोंग करते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग अलग है। हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, सभी के अलग अलग है। हिंदू का देखो तो हिंदू मैरिज एक्ट है। ठीक है, इन सभी के अलग अलग है। हेरिटेंस के लिए अलग है, एडॉप्शन के लिए अलग है, मैरिज के लिए अलग है। मतलब जिसका किसी की मैरिज है, एडॉप्टेंस या इनहेरिटेंस है तो वो उस लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन यूनिवर्सल सिविल कोड ये बोलता है कि नहीं, हमें पर्सनल लॉज को ख़त्म करना है जिससे कि हम देश में होने वाली इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा लॉ लाया जाए जो कि सभी नागरिकों के लिए समान हो, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है। तो इसलिए बात करी जाती है कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हट जाए, इनइक्वालिटी हट जाए, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, कि सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मिस यूनिवर्सल टाइटल 2023? ठीक है, शैनिस पैलाकोइस, बॉनी गैब्रियल, अमांडा डुडामेल, नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है शैनिस पैलाकोइस। ये जो है इन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है 2023 का, और ये कहाँ की है? ये है निकारागुआ की। ठीक है, अब बॉनी गैब्रियल जो है ये 2022 में मिस यूनिवर्स बनी थी, और जो अमांडा डोडामेल है ये 2022 की ही रनर अप थी। ठीक है, रनर अप थी। अब अगर आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में 2023 की मिस यूनिवर्स पूछे तो हमें याद आ जाएगा कि हमने पढ़ा था कि वो है शैनिस पैलाकोइस। और अगर 2022 की पूछे, क्योंकि पिछला भी पूछ लेते हैं, तो बॉनी गैब्रियल है। और अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो हमारे चैनल पे पॉलिटी पढ़ाई जाती है, साथ में उसके MCQs भी कराए जाते हैं। और हमारे चैनल पे आपको ट्रिक्स की वीडियो भी मिल जाएंगी। अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ाई करनी है तो आप ट्रिक्स वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे अभी सीरीज़ स्टार्ट हुई है मंथली करंट अफेयर्स की, तो आप वहाँ से मंथली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम ऑफ इंडिया इज़ विद विच कंट्री? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार? इसका सही आंसर है म्यांमार। फ्री मूवमेंट रिजीम, ये देखो, ये हमें फ्री मूवमेंट का मतलब है कि आवाजाही में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन ना होना। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है, ये हो गया इंडिया और ये हो गया म्यांमार। तो यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम, ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम है। यहाँ पे 16 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ से इंडिया के ट्राइब्स म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के ट्राइब इंडिया में आ सकते हैं। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट वीज़ा म्यांमार के ट्राइब इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के ट्राइब म्यांमार में जा सकते हैं। लेकिन कहाँ तक? केवल 16 किलोमीटर के दायरे में, उससे आगे नहीं। उससे आगे जाओगे तो हम उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी एरिया को, जो 16 किलोमीटर का एरिया है, या फिर इस प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री मूवमेंट रिजीम बोलते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब हमें देख लेते हैं कि म्यांमार जो है वो हमारे इंडिया के कितने राज्यों से बाउंड्री टच करता है। वो करता है पहला अरुणाचल प्रदेश से, फिर नागालैंड से,
मिज़ोरम से और मणिपुर से। ठीक है, अब इन 4 राज्यों से म्यांमार बाउंड्री टच करता है, जिसमें से कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करता है म्यांमार में। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। तो हमने फ्री मूवमेंट रीजन के बारे में देख लिया और 16 किलोमीटर है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। म्यांमार से 4 स्टेट हमारे बाउंड्री टच कर रहे हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या नन ऑफ द अबव। चिकन पॉक्स का मतलब होता है चेचक। अभी जो चिकन पॉक्स है ये वायरस से होती है। ठीक है, अब कौन से वायरस से होती है, तो ये होती है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस है, और ये जो है ये बहुत ही हाईली कॉन्टेगियस है। हाईली कॉन्टेगियस का मतलब है कि ये बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर इस इंसान को चेचक है तो ये चेचक इस पे पहुंच जाएगी, अगर इसको है तो इस पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ती रहती है और हर इंसान को लगातार फैलती रहती है। और तीसरी बात इसमें यह है चेचक या फिर चिकन पॉक्स में कि ये ऐसे बड़े बड़े से स्पॉट्स बना लेती है बॉडी पर। ठीक है, चेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कम अंडर द गोल्डन ट्रायंगल। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बात हुई है गोल्डन ट्रायंगल की, तो इसका सही आंसर है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो उसको सिंपली अगर हम याद करना चाहें तो हम एक ट्रायंगल बना के भी याद कर सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। गोल्डन ट्रायंगल में 4 कंट्रीज़ आती हैं और ये इसीलिए भी मशहूर है या फिर रिनोड है, जाना जाता है यहाँ पर नारकोटिक्स का ट्रेड होता है, मतलब कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इंडिया पे और बांग्लादेश पे। अब जो ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान है, ये भी आपने देखा होगा, ये बनाते हैं गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया को इन दोनों से ही इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए जैसे कि इंडिया है ये, ठीक है, यहाँ पर तो हो गया गोल्डन ट्रायंगल और यहाँ पर हो गया गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल में क्या है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और गोल्डन क्रिसेंट में है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ड्रग की सप्लाई इंडिया में गोल्डन क्रिसेंट से भी आती है और गोल्डन ट्रायंगल से भी आती है। तो इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में सैंडविच बना हुआ है। ठीक है, और इसकी हम लोग परेशानी पंजाब में भी देख सकते हैं। आपने देखी भी होगी, मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, तो वहाँ पे यहाँ पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ही बात करी गई है। चलिए, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो से कुछ भी गेन हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।